नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज वानस। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले देख लेते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियां। 2 दिवसीय थाईलैंड दौरे पर पीएम मोदी राजधानी बैंकॉक में थाईलैंड की प्रधानमंत्री सिनावात्रा के साथ की वार्ता। कल बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में होंगे शामिल। वक्फ बिल राज्यसभा में पेश, किरण रिजिजू ने कहा जेपीसी ने वक्फ बिल पर 284 डेलीगेशन से बात की। केजरीवाल ने किया ट्वीट कर उठाए गंभीर मुद्दे। पोस्ट में लिखा, बिजली और पानी की भारी किल्लत के बाद अब अस्पतालों से दवाइयां भी गायब। पश्चिम बंगाल में 25,753 शिक्षकों की नियुक्ति पर रोक बरकरार। सुप्रीम कोर्ट बोला सिलेक्शन प्रोसेस में ही गड़बड़ी, नई भर्तियां 3 महीने में पूरी करें। मुंबई में लॉरेंस गैंग के 5 सदस्य गिरफ्तार। क्राइम ब्रांच ने 7 पिस्तौल और 21 जिंदा कारतूस जब्त किए। निशाने पर कोई सेलिब्रिटी था। और एमपी, छत्तीसगढ़ समेत 12 राज्यों में आंधी, बारिश और ओले का अलर्ट। राजस्थान, गुजरात में हीट वेव, 40 से ज्यादा होगा तापमान। हिमाचल में बर्फबारी, लेक जमी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। अहम रिपोर्ट से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। वक्फ संशोधन विधेयक को राज्यसभा में पेश किया गया है। आपको बता दें, केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने बिल को सदन में पेश किया है। उन्होंने कहा कि सभी पक्षों से बातचीत के बाद बिल तैयार हुआ है। 1 करोड़ से ज्यादा लोग बिल पर सुझाव दे चुके हैं। इससे पहले करीब 12 घंटे की मैराथन चर्चा के बाद इस बिल को लोकसभा में पास किया गया। बिल के पक्ष में 288 वोट पड़े तो वहीं बिल के खिलाफ 232 वोट पड़े। लोकसभा के बाद बिल को राज्यसभा में पेश किया गया है, जहां सांसदों ने बिल के समर्थन और विरोध में अपनी बातें रखी हैं, तो वहीं सदन के बाहर बंगाल और हैदराबाद में बिल को लेकर संग्राम देखने को मिल रहा है। अब सवाल यह है कि सरकार ने बिल को लेकर बारीकी से सभी बातें साफ कर दी हैं, तो फिर बिल को लेकर इतना हंगामा और विरोध आखिर क्यों हो रहा है? आखिर विरोधी पार्टियों को यह बिल रास क्यों नहीं आ रहा है? यह अहम रिपोर्ट देखिए। वक्फ संशोधन बिल लोकसभा में पेश हो गया है। बिल के पक्ष में 288 और विरोध में 232 वोट पड़े। बुधवार को अल्पसंख्यक मामलों में मंत्री किरण रिजिजू ने ये संशोधन बिल पेश किया था। लोकसभा में हरी झंडी मिलने के बाद अब ये बिल गुरुवार को राज्यसभा में पेश किया गया। बिल के लोकसभा में पेश होने के बाद बुधवार को सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जमकर बहस हुई। कांग्रेस, एसपी, टीएमसी समेत इंडिया गठबंधन के दलों ने इस बिल का विरोध किया। वहीं बीजेपी के सहयोगी दल जेडीयू और टीडीपी ने इस बिल का समर्थन किया। सरकार 1995 में बने वक्फ बिल में संशोधन कर नई प्रावधान जोड़ने जा रही है। गुरुवार को भी कमोबेश वक्फ संशोधन बिल को लेकर यही हाल रहा। सदन में बिल को लेकर चर्चा हुई और विपक्ष ने जमकर बिल का विरोध किया। मंत्री किरण रिजिजू ने गुरुवार को इस बिल को राज्यसभा में भी पेश किया। हालांकि वक्फ संशोधन विधेयक 2024 की असल परीक्षा इसी सदन में मानी जा रही है। बहुत ही साफ तरीके से ये सारे जो आरोप लगाए हैं उसको मैं खारिज करना चाहता हूं। सर, सबसे पहले ये जो वक्फ प्रॉपर्टी होता है, इसका मैनेजमेंट, इसका क्रिएशन और इसका बेनिफिशियरी ये नॉन मुस्लिम के अलावा कोई और किसी के पास हो ही नहीं सकता है। मुस्लिम के पास ही रहेगा। कोई नॉन मुस्लिम इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। जो प्रावधान किया है बेसिकली ट्रांसपेरेंसी को, अकाउंटेबिलिटी को, एफिशिएंसी को, ये 3 बड़ा पैमाना है। जवाबदेही तो होना चाहिए, क्षमता होना चाहिए, पारदर्शिता होना चाहिए। तो ये 3 जो व्यवस्था है, ये हमारा पूरा एक्सरसाइज जो है इस पे केंद्रित होता है। दरअसल राज्यसभा में एनडीए का बहुमत जरूरी संख्या पर ही स्थिर है। ऐसे में गठबंधन के किसी भी दल के किसी भी सांसद का इधर उधर होना विधेयक को पास कराने की राह में रोड़ा बन सकता है। राज्यसभा में भी आंकड़ों के लिहाज से एनडीए के पास पूर्ण बहुमत है, लेकिन विपक्ष सदन में बीजेपी पर जुबानी हमलावर है। मेरे जीवन में असेंबली में कोई मुझे उंगली उठा के नहीं बोला देवेगौड़ा जी यहाँ है। अगर एक बार कोई किसी ने बोला तो पूरा हाउस उठ के मेरे इसके लिए वो अपॉलॉजी मांगी।
चीफ मिनिस्टर आके मेरे बाजू में बैठ के अपॉलॉजी मांगे। ऐसा आदमी मैं हूं और मेरे लिए अगर ये बीजेपी के लोग डरा कर मुझे झुकाना चाहते हैं, मैं कभी नहीं झुकूंगा। मैं टूट जाऊंगा लेकिन झुकूंगा नहीं, ये याद रखो। डराने से मैं डरने वाला नहीं हूं। मान्यवर, धार्मिक संपत्तियों को कब्जा करने की एक कोशिश है, इसलिए इस बिल पर न हिंदू को खुश होना चाहिए, न सिख को खुश होना चाहिए, न ईसाई को खुश होना चाहिए, न जैन को खुश होना चाहिए, न बौद्ध को खुश होना चाहिए, क्योंकि नंबर सबका आएगा। और आज वक्फ की संपत्तियां कब्जा करके आप अपने दोस्तों को देंगे, कल गुरुद्वारे की संपत्तियां कब्जा करके आप अपने दोस्तों को देंगे, फिर चर्चों की संपत्तियां कब्जा करके आप अपने दोस्तों को देंगे, फिर बौद्धों की संपत्तियां कब्जा करके आप अपने दोस्तों को देंगे, फिर जैनों की संपत्तियां कब्जा करके आप अपने दोस्तों को देंगे, फिर मंदिरों की जमीनें कब्जा करके आप अपने दोस्तों को देंगे। वहीं बिल को लेकर संसद के बाहर कहीं जश्न तो कहीं विरोध प्रदर्शन का माहौल है। सदन के बाहर कांग्रेस ने बिल के खिलाफ पूरे देश में विरोध प्रदर्शन का मन बनाया है। सदन की कार्रवाई से बाहर निकले राहुल गांधी ने वक्फ बिल को लेकर मीडिया के सवालों की कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वहीं बिल के विरोध में हैदराबाद और कोलकाता में विरोध प्रदर्शन देखने को मिले। AIMIM ने बिल के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए हाथों में तख्ती लेकर विरोध मार्च निकाला और बिल को मुस्लिम विरोधी बताया। तो कोलकाता में बिल के विरोध में ऑल बंगला माइनॉरिटी यूथ फेडरेशन ने वक्फ विधेयक के खिलाफ प्रदर्शन किया और बिल वापस लेने की मांग की। तस्वीर साफ है, सदन में भले ही बिल पर सरकार को जीत मिली हो, पर सदन के बाहर बिल पर संग्राम जारी है, जबकि सरकार तथ्यों के साथ पहले ही साफ कर चुकी है कि बिल मुस्लिम विरोधी नहीं है, न ही बिल का मकसद वक्फ की संपत्ति पर सरकारी कब्जा करना है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। अब रुक करेंगे अगली अहम खबर का। अंबिकापुर से ये अहम खबर है, जहां ट्रांसपोर्टर का हमलावर गिरफ्तार हुआ है। संजय सिंह पर हुआ था जानलेवा हमला। मुख्य आरोपी वसीम कुरैशी गिरफ्तार किया गया है। टीम गठित करके उसकी गिरफ्तारी की गई है। साइबर सेल ने दबोचा है, न्यायालय में पेश कर जेल भेजा गया है। पहले गिरफ्तार हो चुका है अनुराग राजवाड़े। हमले का वीडियो वायरल होने से हड़कंप मचा था। बवाल होने के बाद पुलिस ने अपनी सक्रियता दिखाई और अब ये टीम गठित करने के बाद गिरफ्तारी की। और अगली अहम खबर मध्य प्रदेश के मंडला से है, जहां कान्हा नेशनल पार्क के देवतलाई इलाके में हॉक फोर्स और नक्सलियों के बीच हुई मुठभेड़ में 2 नक्सलियों को मार गिराया गया है। हॉक फोर्स और पुलिस ने नक्सलियों के पास से बंदूकें, नक्सली साहित्य, खाद्य सामग्री और अन्य उपकरण बरामद किए हैं। ये मुठभेड़ सुबह 7 बजे हुई, जब हॉक फोर्स को क्षेत्र में 18 से 20 नक्सलियों के छुपे होने की जानकारी मिली। नक्सलियों द्वारा ताबड़तोड़ फायरिंग के बाद हॉक फोर्स और सीआरपीएफ की टीम ने जवाबी कार्रवाई की। करीब 2 घंटे तक चली मुठभेड़ के बाद नक्सली भागने में सफल हो गए और सर्चिंग अभियान के दौरान 2 महिला नक्सली ममता और प्रमिला के 100 मिले हैं। दोनों पर 14-14 लाख रुपए का इनाम घोषित था। बालाघाट आईजी ने बताया कि इस क्षेत्र में नक्सलियों के छिपे होने की संभावना है और हॉक फोर्स का लक्ष्य 2026 तक नक्सलियों का सफाया करना है। जो है ना, सुबह सुरक्षा बलों की पार्टियां अर्ली मॉर्निंग मुखबिर की सूचना पे सकती हैं। तो सुबह 7 बजे के आसपास जब अब हमारी हॉक टीम सीआरपीएफ सर्चिंग कर रही थी, तो नक्सलियों ने जो मोती नाला टीम है हमारी, जिसका नेतृत्व हॉक कमांडेंट पियाज कर रहे थे, उस टीम पे नक्सलियों ने घात लगा के हमला किया। पुलिस ने अपनी पोजीशन ली। हमला होने के बाद उनको सरेंडर के लिए ललकारा, लेकिन वो फायरिंग करते रहे। तो इधर से हॉक मोती नाला उसने फायरिंग की। मोती नाला टीम ने लगभग 90 के आसपास राउंड फायर किए। उनके 125 के आसपास नक्सलियों ने राउंड फायर किए। फिर कुछ देर के बाद
नक्सली वहाँ से भाग गए और बाद में जब एरिया को सर्च किया गया तो 2 महिला नक्सलियों की बॉडी हमें मिली। इसमें एक महिला नक्सली ममता है जो गढ़चिरौली की रहने वाली है, जो DVCM राकेश ओडी है उनकी वाइफ है वो। उनके ऊपर 14 लाख का इनाम है। दूसरी महिला प्रमिला है जो सुकमा जिले की रहने वाली है, वो भी एरिया कमेटी मेंबर है, उसके ऊपर भी 14 लाख का इनाम है। बाकी नक्सली भाग के कहाँ जा सकते हैं उन एरिया की हम सर्चिंग कर रहे हैं और हमारी हॉक और CRPF की टीमें जंगल में सर्चिंग में लगी हुई है। ये आज सुबह ये कान्हा नेशनल पार्क के एक पर्टिकुलर एरिया में नक्सलियों के सस्पेक्टेड डेरा पे हम लोग 70 लोगों की 4 पार्टियों डाली दी। सर्चिंग चल रहा था, उसी समय उनके डेरे पे हम पहुंचते वक्त अपने ऊपर अटैक हो गया था और हमने जवाबी फायरिंग किया था। बाद में सर्चिंग में 2 नक्सलियों की, महिला नक्सलियों की बॉडी रिकवर हुआ है, उनका पहचान भी हो गया है। वहाँ पे एक सक्रिय डेरा इनका रहता था, वो डेरे में जो भी सामान इनके दैनिक उपयोग का था, खाने का, सोने का, वर्दी, सोलार प्लेट, वेपन्स, बहुत सारे चीज रिकवर हुआ है। अभी ये सबका आकलन कर रहे हैं, हम एनालिसिस कर रहे हैं और क्या सामान उसमें है। बहुत सारे नक्सल लिटरेचर भी मिला है, उसके अंदर क्या है वो भी आगे देखा जाएगा, क्या है उसका कंटेंट, उसका रिफ्रेश। अगली हम खबर हरियाणा से है, जहां हरियाणा राज्य नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने प्रदेश को नशा मुक्त करने के अभियान में एक और बड़ी सफलता हासिल की है। ब्यूरो की अंबाला यूनिट ने थाना बिलासपुर यमुनानगर में आपको बता दें NDPS अधिनियम के तहत एक अंतर्राष्ट्रीय नशा तस्कर को गिरफ्तार किया। पुलिस ने तस्कर की निशानदेही पर बिहार के 2 और नशा तस्करों को भी गिरफ्तार किया। आरोपियों ने बताया कि अफीम नेपाल के रास्ते भारत लाई जा रही थी। इसके बाद पुलिस टीम ने चंपारण जिले के बेतिया से नेपाल निवासी लक्ष्मी राउत को गिरफ्तार किया, जो नशा तस्करी के अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क से जुड़ा था। पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि आरोपी को अदालत में पेश कर आगे की जांच की जाएगी और नशा तस्करी में लिप्त किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। हमारा हरियाणा स्टेट नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो, हमारे प्रमुख श्री OP सिंह साहब और हमारे SP सर श्री मोहित हांडा सर और DSP साहब श्री जगदीश सिंह के नेतृत्व में लगातार नशा तस्करों पर कार्रवाई की जाती है। जो इस संबंध में हमें 26 तारीख को गुप्त सूचना मिली थी कि संजीव नाम का लड़का है जो स्विफ्ट डिजायर गाड़ी रखा है और अफीम बेचने का काम करता है, जिससे हमने मारवा कला के पास 2 किलो अफीम बरामद की। जी, जो पकड़े गए लोग हैं सर, कितने लोग हैं और कहां से इनको गिरफ्तार किया? हमने इस मुकदमा में कुल 4 आरोपी गिरफ्तार किए हैं, जिसमें सेकंड आरोपी है शिवपाल। शिवपाल के साथ एक लेडीज गिरफ्तार की है प्रमिला, और इनके डिस्क्लोजर रिमांड कोर्ट से हासिल करके डिस्क्लोजर पर एक नेपाल का रहने वाला है जो लक्ष्मी नाम का व्यक्ति है, जो नेपाल पे अपनी सप्लाई करता है। सिरसा के कांग्रेस विधायक गोकुल सेतिया ने लोक निर्माण विभाग के ठेकेदार को कड़ी फटकार लगाई है। आपको बता दें, रानिया चुंगी रोड बनाने के लिए हुए टेंडर के करीब 20 दिन बाद भी निर्माण कार्य न होने पर विधायक ने ठेकेदार प्रमिल से फोन पर जमकर नाराजगी व्यक्त की है। गोकुल सेतिया ने ठेकेदार को 2 टूक चेतावनी दी कि यदि 2 दिन में काम शुरू नहीं हुआ तो वह सड़कों के टेंडर को रद्द करवाने की कार्रवाई करेंगे। इस दौरान उन्होंने कहा कि ठेकेदार बार बार बहानेबाजी कर रहा है और सिरसा में अफसरशाही और ठेकेदारों की मिलीभगत साफ दिख रही है। विधायक ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की तारीफ की और कहा कि यदि मुख्यमंत्री सिरसा के विकास के लिए काम करते हैं तो वह उनकी तारीफ करते रहेंगे। साथ ही उन्होंने पार्टी नेताओं से ऐसे लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की अपील की। रुक करते हैं अगली अहम खबर का। फरीदाबाद स्थित लघु सचिवालय में उस समय हड़कंप मच गया जब मेल द्वारा बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। धमकी में अल्लाह अकबर भी लिखा हुआ था। सूचना मिलने के बाद डिप्टी कमिश्नर विक्रम यादव ने पुलिस और बम स्क्वाड को सूचित किया। पुलिस ने सचिवालय के सभी कमरों की जांच की, लेकिन कोई संदिग्ध सामग्री नहीं मिली, जिससे यह सूचना फर्जी साबित हुई। DC विक्रम यादव ने कहा कि धमकी देने वाले के खिलाफ सख्त
कार्रवाई की जाएगी और साइबर टीम आरोपी को जल्द पकड़ने की कोशिश करेगी। आज सुबह एक मेल रिसीव हुई थी हमारे डीसी ऑफिस में, जिसमें कहा गया था कि बम से उड़ाने की धमकी का मेंशन था उसमें, परंतु हमने सारा ऑफिस अपना चेक करवा लिया। वैसे भी हमारी सुरक्षा जो है पूरे ऑफिस की या पूरे शहर की काफ़ी चाक चौबंद है, और जो हमारी फोर्सेज हैं, चाहे हमारे सारे ऑफिसर्स हैं, सही से अपने काम में लगे हुए हैं। तो जब हमने फिर से भी चेक करवाया तो कुछ ऐसा नहीं मिला है। साथ ही जो ईमेल आई है तो उसकी भी हम वेरिफिकेशन करवा रहे हैं कहाँ से आई है, और नियमानुसार कार्रवाई करी जाएगी और इनको जो रेलिवेंट धाराएं हैं हमारी तो उसके तहत बुक करा दें। अगली खबर मोगा से है, जहां पंजाब रोडवेज और पीआरटीसी के अस्थायी कर्मचारियों ने आज 2 घंटे की हड़ताल की, जिसके चलते बस स्टैंड बंद कर दिया गया और पंजाब सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई। यह हड़ताल सुबह 11 बजे से 1 बजे तक जारी रही। कर्मचारियों ने अपनी लंबित मांगों को लेकर प्रदर्शन किया, जिसमें उनकी प्रमुख मांग अस्थायी कर्मचारियों को स्थायी किया जाना और नई बसों की आपूर्ति की मांग शामिल है। यात्रियों ने इस हड़ताल की जानकारी नहीं होने की शिकायत की और कहा कि वह जरूरी काम के लिए बस स्टैंड पहुंचे थे। अगली खबर अंबाला से है, जहां कालका रेलवे मार्ग पर वीरवार दोपहर बड़ा हादसा होने से टल गया। यहां एक मालगाड़ी बेपटरी हो गई। आपको बता दें, मोहाली के लालडू रेलवे स्टेशन के पास पेट्रोल से भरी मालगाड़ी की 6 बोगी पटरी से उतर गई। गनीमत रही कि बोगी पलटी नहीं, ऐसे में बड़ा हादसा हो सकता था। हादसे की जानकारी मिलते ही मौके पर अंबाला से रेलवे अधिकारी पहुंच गए। अधिकारी मौके पर जायजा लेने के बाद जांच के बाद जानकारी साझा करेंगे। इससे अंबाला कैंट की तरफ से चंडीगढ़ की तरफ जाने वाली ट्रेनें बीच रास्ते में फंस गई। इसमें लखनऊ पश्चिम एक्सप्रेस सहित अन्य ट्रेनें शामिल थीं। देश की बात में अब उत्तर प्रदेश की खबरों का रुख करते हैं। अहम खबर कानपुर से है, जहां टीवी पत्रकार प्रबुद्ध सिंह चौहान की पत्नी अनुपमा सिंह का गुरुवार आकस्मिक निधन हो गया। अनुपमा सिंह के निधन से परिवार और मीडिया जगत में शोक की लहर दौड़ गई। परिवार के करीबियों के अनुसार उनका निधन सुबह 6 बजे के आसपास कार्डियक अरेस्ट के चलते हुआ है। सुबह छोटे बेटे के जगाने पर जब मां अनुपमा नहीं उठी तो बेटे ने पिता को इसकी सूचना दी। आनंद फानन में सभी लोग अनुपमा सिंह को कांसीराम ट्रामा सेंटर लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। आपको बता दें कि 2 साल पहले ही टीवी पत्रकार प्रबुद्ध सिंह चौहान के पिता का निधन हुआ था। लगभग 43 से 44 साल की उम्र की अनुपमा सिंह अपने पीछे 2 बेटों को छोड़ गई। समाज में अपनी अलग पहचान रखने वाली अनुपमा सिंह की कम उम्र में असामयिक निधन से उनके परिवार के लोग गहरे सदमे में हैं। बड़े बेटे के पंजाब में होने के चलते अनुपमा सिंह का आज अंतिम संस्कार नहीं हो सका। आपको बता दें, देर रात बेटे के घर पहुंचने के बाद अंतिम यात्रा शुक्रवार सुबह 10 बजे उनके निवास 4/39 त्रिवेणी नगर मीरपुर कैंट रेल बाजार थाने के सामने से भगवत दास घाट के लिए रवाना होगी, जहां विधि विधान से उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। के न्यूज परिवार इस दुख की घड़ी में पूरे परिवार के साथ खड़ा है और अनुपमा सिंह की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करता है। अगली अहम खबर जनपद कुशीनगर से, जहां धरनी पट्टी चौराहे पर सड़क हादसे में एक मजदूर की दर्दनाक मौत हो गई है। गश्त से लौट रहे एसएचओ हनुमानगंज की सरकारी गाड़ी ने युवक को ठोकर मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मृतक मजदूरी करके साइकिल से घर लौट रहा था। मृतक के परिवार में 6 छोटे बच्चे हैं, जिसमें 4 बेटियां और 2 बेटे शामिल हैं। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। घटना के बाद सड़क पर 1.5 घंटे जाम लगा हुआ था। हमारे पिता नाम छोटे लाल। कहाँ गए थे वो गए थे चावल किनने। चावल किनने गए थे, तभी एक्सीडेंट हो गया। हाँ। तुम लोग कब जाने हो? हमने कि तो उनके सांस सब खत्म हो गए तो। उसके बाद क्या हुआ? गए का नाम बोले ना कुछ न रहा, तो बाद में फोन गए का बाद में तो 3 घंटे के बाद तब आई ना पुलिस वाला। एम्बुलेंस में कुछ ना पापा के लेके गए ना पुलिस।
सीतापुर में मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सुरेश कुमार ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने इमरजेंसी, पैथोलॉजी और एक्सरे वार्ड की जांच की है। हालांकि ओपीडी के बाहर लंबी लाइन में खड़े मरीजों की ओर ध्यान न देते हुए चिकित्सा अधिकारी गाड़ी में बैठकर निरीक्षण के बाद चले गए। इस दौरान मीडिया कर्मियों के सवालों को भी उन्होंने नजरअंदाज किया। अगली खबर संभल से है, जहां पुलिस अधीक्षक कृष्ण कुमार के निर्देशन पर थाना बहजोई और बनिया ठेर पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए 3 साथी लुटेरों को मुठभेड़ में गिरफ्तार किया। ये आरोपी क्षेत्र में लूट की घटनाओं को अंजाम दे रहे थे। गिरफ्तारी के दौरान पुलिस ने आरोपियों से अवैध शस्त्र, पाजेब, चैन, 8700 नगद, 8700 रुपये नकद, लूटी गई मोटरसाइकिल और लूट में प्रयुक्त अन्य मोटरसाइकिल बरामद किए। आज जनपद संभल के 2 थाना क्षेत्र बहजोई और बनिया ठेर में 2 विभिन्न अभियुक्तों के साथ में पुलिस मुठभेड़ में उनके पांव में गोली लगी है। उल्लेखनीय है कि 26 तारीख की शाम के समय बहजोई थाना क्षेत्र के खेतापुर मझर गांव में वहां पे एक सतीश प्रकाश राघव नाम के व्यक्ति जो अपनी बाइक में अपनी पत्नी के साथ में आ रहा था, उसकी बाइक के आगे एक बाइक लगा के तमंचे के बल पे उससे बाइक छीनी गई और बदमाशों द्वारा थोड़ी दूरी पे एक जिस बाइक से आए थे उस बाइक को छोड़ दिया, वहां से भाग गए। उसके बाद में उन्होंने 2 लूट की घटनाएं कारित की, जिसमें एक में कुंडल छीने और एक में उनसे पैसे लिए। उत्तर प्रदेश के जनपद बुलंदशहर में जिले के ईंट भट्टों पर मानकों की अनदेखी को लेकर जिला प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की अनुमति के बिना संचालित हो रहे 6 ईंट भट्टों को तुरंत बंद कर दिया गया। इसके अलावा एनसीआर में सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के तहत निर्धारित समय सीमा से पहले संचालित किए गए 17 भट्टों को नोटिस भी जारी किए गए हैं। इस कार्रवाई को अंजाम देने के लिए तहसील टीम, खनन अधिकारी, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दमकल विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम ने मिलकर कार्रवाई की है। यह कदम बुलंदशहर की जिलाधिकारी श्रुति के आदेश पर उठाया गया है, जिसका उद्देश्य पर्यावरणीय मानकों का पालन सुनिश्चित करना है और प्रदूषण नियंत्रण को प्रभावी बनाना है। पर कार्रवाई की जा रही है, क्या है पूरा मामला सर? कब से परमिशन नहीं है? नहीं, भट्टा संचालन कुछ दिनों पहले कर लिया गया है, लेकिन इससे पहले से बंदी आदेश था जो डीएमएम के द्वारा संयुक्त टीम बना है। इसमें नायब तहसीलदार, थाना अध्यक्ष, माइनिंग वाले सर आए हुए, प्रदूषण विभाग आए हुए। इसका संचालन को बंद कराया जा रहा है। जब तक इस पर बंदी आदेश खुलेगा नहीं तब तक फिर इसका संचालन नहीं किया जाएगा। कहीं सर 2009 से इस पर कोई भी परमिशन नहीं है? 2009 की बात नहीं है, वो दूसरे ये जो भट्टा चल रहा था उस पर कार्रवाई की जा रही है। क्या रॉयल्टी कभी जमा हुई, खनन की नहीं हुई अब तक? नहीं, देखिए अभी हमने इनकी रॉयल्टी भी चेक करी। इन्होंने क्या कि रॉयल्टी में हमको चेक कराई इन्होंने 21, 22 और 22-23 की रॉयल्टी इनकी जमा है। इस साल की इनकी रॉयल्टी जमा नहीं है, जिसकी वजह से ये कार्रवाई की जा रही है। कहीं न कहीं सर अवैध तरीके से खनन करा जा रहा था, उसकी मिट्टी आ रही थी। जी। तो खबरों में वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद देश की बात में एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुक करेंगे अगली अहम खबर का। हमीरपुर के सरीला तहसील स्थित प्रसिद्ध महेश्वरी माता मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था का जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने आज निरीक्षण किया। चैत्र नवरात्रि के दौरान मंदिर में आने वाले हजारों श्रद्धालुओं को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा और व्यवस्था का जायजा लिया गया। मंदिर परिसर में मेला लगने के कारण अत्यधिक भीड़ होती है, जिसको ध्यान में रखते हुए पुलिस द्वारा सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जाते हैं। जिलाधिकारी ने सीसीटीवी कैमरे, पीने के पानी और साफ सफाई की व्यवस्था के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बांदा में रईस जादव के दुष्कर्म मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। कोर्ट द्वारा धारा 82 के आदेश के बाद आरोपी आशीष अग्रवाल ने पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। आरोप है कि आशीष अग्रवाल और स्वतंत्र साहू ने कई महिलाओं के साथ अवैध संबंध बनाए थे, जिनका खुलासा जांच के दौरान हुआ। आशीष अग्रवाल ने कोर्ट में समर्पण करते हुए दावा किया कि वह बेगुनाह है और फूट फूट कर रोने लगा। वहीं पुलिस ने पहले ही लोकेंद्र सिंह को गिरफ्तार कर लिया था, जो इस मामले में आरोपी था। जांच से यह भी सामने आया है कि बांदा के कई सम्मानित लोग इस मामले में शामिल हो सकते हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रमोद द्विवेदी है। द्विवेदी साहब, आज एक और दुष्कर्म आरोपी यहाँ हाजिर हुआ है। मिस्टर आशीष अग्रवाल है कोई, ये भी रेपिस्ट है और ये सरेंडर हुए हैं।
और इनको रिमांड में मतलब जेल भेजा गया। किन धाराओं में इनको भेजा गया है जेल? ये जिन धाराओं में FIR उन्हीं धाराओं में। अच्छा, ये अदालत में सुना है कि अदालत आज खुलते ही जैसे सुबह से साफ सफाई के समय ही घुस गया था। हाँ बिल्कुल, वो जो जैसे अदालत खुली है वैसे ये मतलब जो अदालत में इंटर किए हैं। मतलब स्टाफ भी नहीं था यहाँ, जज साहब भी नहीं आए थे, पेशकार भी नहीं आए थे, जैसे गेट खुला है। जो मतलब जो 10 बजे आ जाते हैं चैम्बर में आ जाते हैं, स्टाफ भी आते रहते हैं। लेकिन इससे पहले 10 बजे का ही इसको इंतजार था। 10 के बिफोर ही मतलब प्रयास किया कि मैं जो कोर्ट के अंदर या जो कोर्ट कैंपस में पहुँचाऊँ। अच्छा, इसमें कुमार सिंह विशेष सरकारी वकील SC ST कोर्ट में हूँ। आज बांदा के अत्यंत चर्चित प्रकरण क्राइम नंबर 275/2025 जो थाना कोतवाली नगर में दिनांक 22 मार्च पंजीकृत हुआ था, उसमें शेष अभियुक्त आशीष कुमार अग्रवाल ने न्यायालय में आत्मसमर्पण किया है, जिसे न्यायालय में अभिरक्षा में लेते हुए उसे बांदा भेज दिया गया है। इस प्रकार इस मामले में कुल 4 अभियुक्त गणों को जेल भेजा जा चुका है, जिसमें 2 अभियुक्त गणों नवीन कुमार विश्वकर्मा और लोकेन सिंह चंदेल को पुलिस द्वारा अरेस्ट किया गया था और स्वतंत्र कुमार साहू और आशीष अग्रवाल ने न्यायालय में आत्मसमर्पण किया है। रुक करेंगे अगली अहम खबर का। यूपी में एक ऐसा जिला भी है जहां भूतों का मेला लगता है। इस मेले में लोग दूर दूर से अपने ऊपर आए भूत को उतरवाने के लिए आते हैं। लोगों का मानना है कि यहाँ आने से मात्र से उनके ऊपर का भूत उतर जाता है। अब 45 वर्ष से कुछ नहीं हम लोग मन रहा है। 45 वर्ष हो गए बेटी बेटा नादी पर हम सब ठीक बाना। हमके यही कैसे भी पकड़ ले, हम के हुए खेला लिया, जब अपने घर खेला लिया ले अपने दिन का पीठ ठोके लोग खिलाती है। कम से कम 65 लोग आए हैं। 2 लोग बुलाती है हर साल दोनों ने 2 में ऊपर हो जाना। कौन निवासी बात है हम लोग एक कुनवती के ऐसे कि हमारे कोनो गारंटी है जब हमारा आदमी हमारे साथ दिए तब हम लेके चल झाड़ती उड़ती भी है। हाँ ठीक हो जाते हैं लोग। अनियर आए हैं काफी साल से बरम्बा के नौका बरम्बा का कौन माता जी उनके ऊपर माता जी आती हैं। कौन माता जी? काली माता। तो नौका वाले पास जो मंदिर, हाँ नौका वाले पास मंदिर जो है सात बनवा के पास मंदिर कौन बनवाया? यहाँ का मंदिर हमको नहीं पता है, ये तो यही का मनियर गांव का लोग बनवाए हैं। कितने साल से आते हैं आप लोग? हम लोग कम से कम 15-20 साल से आते हैं। हम लोग का मान्यता ये है कि जो लोग जो है जिसके पास दर्द भौतिक दुख है तो हर प्रकार के लोग। सुल्तानपुर में बीती रात को जमीनी विवाद के चलते खेत पर सो रहे अधेड़ पर चाकू से हमला कर दिया गया। गंभीर रूप से घायल अधेड़ का जिला अस्पताल में इलाज किया जा रहा है, जहां उसकी हालत चिंताजनक बनी हुई। बताया जा रहा है कि मझवारा गांव के 52 साल के जगप्रसाद अपने खेत में सो रहे थे, तभी रात करीब 2 बजे उनके ऊपर चाकू से हमला किया गया और वह शोर मचाते हुए गांव की तरफ भागे। तब कहीं जाकर अधेड़ की जान बच सकी। पीड़ित ने ग्रामीणों को बताया कि मेरे ऊपर मेरे बड़े भाई के लड़के विनोद ने चाकू से हमला किया और भाग गया है। वहीं इस बाबत थाना प्रभारी रामाशीष उपाध्याय ने बताया कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। कानपुर में नई आबकारी नीति के तहत शराब ठेकों का वितरण हुआ है, लेकिन कई इलाकों में घनी आबादी के बीच खोले जा रहे शराब ठेकों का विरोध तेज हो गया है। बताते चलें कि विनायकपुर में घनी आबादी के बीच खोले जा रहे देसी शराब के ठेके के विरोध में इलाके के लोग धरने पर बैठ गए हैं। महिलाओं का कहना है कि शराब ठेका के आसपास मंदिर, स्कूल, डिग्री कॉलेज स्थित है, साथ ही इलाके की महिलाएं व लड़कियां इसी रास्ते से होकर गुजरती हैं। अगर यहां ठेका खोला गया तो उनका निकलना मुश्किल हो जाएगा। वहीं बीते 4 दिनों से विरोध प्रदर्शन कर रही महिलाओं ने गुरुवार को झाड़ू लेकर ठेका संचालक की पिटाई कर दी। उधर सूचना पर पहुंची रावतपुर पुलिस ने समझा बुझाकर महिलाओं को शांत कराया। वहीं मीडिया से बात करते हुए क्षेत्रीय लोगों ने बताया कि यह विरोध प्रदर्शन तब तक जारी रहेगा जब तक शराब ठेके को यहां से स्थानांतरित नहीं किया जाएगा। ये भैया यहाँ देसी ठेका खोला जा रहा है और यहाँ के जनता निरंतर 6 दिन से बराबर
हम लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन अभी तक माननीय जिलाधिकारी जी के कानों में चूं तक नहीं रह गई है। माननीय जिलाधिकारी महोदय से निवेदन करता हूं, अति से अधिक शीघ्र इस पर विस्तारण करके इस पर तुरंत इसका निरस्त किया जाए ठेका। ये देसी ठेका शराब खुल रहा है यहाँ पर चौराहे पर, इसके विरोध में हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर पास में ही स्कूल है, डिग्री कॉलेज भी है और पब्लिक प्लेस है, यहाँ सारे लोग रहते हैं, ये बस्ती है, यहाँ मेडिकल स्टोर है, मंदिर बगल में है, पीछे लड़कियां रहती हैं, हॉस्टल है, बच्चे और भी रहते हैं, बच्चे छोटे छोटे पढ़ने जाते हैं, चिल्ड्रन केयर स्कूल बिल्कुल पास में है, सारी महिलाएं आती हैं, मेडिकल स्टोर पे आती हैं, 10 बजे आती हैं, 11 बजे आती हैं। हमारे यहाँ अभी कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जहाँ हम लोगों को डर लगे, लेकिन इसके बाद हम लोगों का निकलना मुश्किल हो जाएगा। लड़कियाँ रहती हैं, पता नहीं किस तरीके से लोग आएंगे, कैसे क्या करेंगे। देसी ठेका शराब के विरोध में है। अगर शराब पीना गलत नहीं है तो गाड़ी चलाते समय लोग जो शराब पीते हुए मिलते हैं तो उन पर जुर्माना क्यों लगाया जाता है। यहाँ पे गर्ल्स हॉस्टल है पास में ही, माँ बाप अपने बच्चों को किसी मतलब इस हिसाब से छोड़ते हैं कि उनकी सुरक्षा होगी। अगर बिल्कुल बगल में ही देसी शराब ठेका खुल जाएगा तो लड़कियों की सुरक्षा मेरे ख्याल से तो संभव नहीं होगी। और हम लोग भी आते जाते हैं, कभी भी भाई हस्बैंड लोग सब जॉब पे चले जाते हैं, कोई भी ज़रूरत पड़ती है तो निकलते हैं रास्ते में, तो ऐसे में आना थोड़ा सा मुश्किल होगा, सोचना पड़ेगा 100 बार, कभी भी दवा लेनी हो या कुछ भी हो, आसानी से बेझिझक हम लोग चले आते हैं। बहराइच के परसौरा गांव के पास गुरुवार दोपहर में श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसमें एक श्रद्धालु की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दर्जन भर से अधिक श्रद्धालु घायल हो गए। पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। आसपास के लोगों के मुताबिक 30 से 40 लोग ट्रैक्टर ट्रॉली में सवार थे। श्रावस्ती जिले के गिलौला थाना क्षेत्र से श्रद्धालु ट्रैक्टर ट्रॉली पर सवार होकर बहराइच के रिसिया थाना क्षेत्र में स्थित चकिया समय माता मंदिर में चैत्र नवरात्र में पूजा अर्चना और मुंडन कार्यक्रम के लिए गुरुवार को आ रहे थे। ट्रैक्टर ट्रॉली सवार श्रद्धालु दरगाह थाना क्षेत्र के ग्राम परसौरा के पास दोपहर 12:30 बजे पहुंचे, तभी ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर पलट गई। मौके पर ही एक श्रद्धालु की मौत हो गई, जबकि 1 दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए। घटना की जानकारी होने पर अपर पुलिस अधीक्षक नगर रामानंद कुशवाहा मेडिकल कॉलेज पहुंचे। उन्होंने घायलों का हाल चाल जाना। अपर पुलिस अधीक्षक ने कहा कि चालक का कहना है कि स्टीयरिंग फेल होने से हादसा हुआ है। ट्रैक्टर ट्रॉली पर 30 से 35 लोग सवार थे, सभी मुंडन कार्यक्रम में जा रहे थे। अब रुक करते हैं अगली अहम रिपोर्ट का। उत्तर प्रदेश में 1 अप्रैल से नए शराब के ठेकों का आवंटन शुरू हो चुका है, लेकिन धार्मिक स्थलों और स्कूलों के पास शराब के ठेके खुलने का विरोध भी तेज हो चला है। आबादी वाले क्षेत्र में स्कूल कॉलेजों के पास शराब के ठेकों के विरोध में अब जनता का गुस्सा फूट रहा है। शराबी महिलाओं और बच्चियों और छात्राओं के साथ छेड़खानी सबसे बड़ी समस्या बन गई। ऐसे में आपको बता दें, सवाल यह है कि महिलाओं और बच्चियों धार्मिक स्थलों से ज्यादा अहमियत शराब के ठेकों की है। अगर नहीं तो फिर ठेकों पर और शराबियों पर लगाम क्यों नहीं लगाई जा रही है। ये खास रिपोर्ट देखें। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में आबादी वाले इलाकों, धार्मिक स्थलों और स्कूलों के पास शराब के ठेकों के खुलने को लेकर जनता का विरोध चरम पर है। शराब पीकर शराबियों द्वारा उत्पात मचाने, आने जाने वाली महिलाओं व युवतियों से छेड़छाड़, आबादी वाले क्षेत्रों, स्कूलों, कॉलेजों के पास शराब के ठेकों के विरोध में अब जनता का गुस्सा फूट रहा है। यूपी के शहर शहर में शराब और शराबियों के खिलाफ महिलाएं खुद सड़कों पर उतर आई हैं। अलीगढ़ के अवतार नगर में आबादी क्षेत्र में शराब का ठेका खुलने पर स्थानीय लोगों ने विरोध किया। महिलाएं कलेक्ट्रेट पहुंची और सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन दिया, जिसमें उन्होंने शराब ठेका हटाने की मांग की है। महिलाओं का कहना है कि शराबियों के नशे में उपद्रव और छेड़छाड़ की घटनाएं बढ़ रही हैं। कासिम बाजार में पंचमुखी हनुमान मंदिर के पास खुली कंपोजिट शराब की दुकान के खिलाफ ग्रामीणों ने अनोखा प्रदर्शन किया। समाज सेवी राहुल सिंह ने कहा कि शराब दुकान के कारण मंदिर के भक्तों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है और यहाँ मांस मछली की भी बिक्री हो रही है। उन्होंने जिला प्रशासन से शराब की दुकान हटाने की मांग की। भट्टी खुल रहा है, वही खातिर पहले बन जाए कि हमने का बाल बच्चा सब इसी में चला गया। और जो छोटे छोटे बच्चे हैं अब कहाँ से निकलेगा, कोई रास्ता नहीं है। हम लोग का यहाँ भट्टी रहना नहीं चाहिए।
शराब का मामला है। क्या चाहते हैं आप लोग? बाकी नहीं किराया का जरूरी है जगह। अच्छा, किसका है ये खुल रहा है, कुछ पता है? सोना अग्रवाल। कहाँ है इस वक्त, आप कहाँ खड़े हैं? भाटी किला के। कहाँ, कौन सा जगह है? मंडी। हाथों में लाठी डंडा लेकर महिलाओं ने सड़क पर उतरकर शराब ठेका बंद करने के लिए विरोध प्रदर्शन किया। पिलुआ कोतवाली क्षेत्र के गढ़वाला गांव में महिलाएं ग्राम प्रधान बबीता दिवाकर के नेतृत्व में जुटी थी। महिलाओं ने शराब ठेका हटाने के लिए जिला अधिकारी से गुहार लगाई। दारू के विरोध में दारू नहीं चाहते हैं। दारू का ठेका नहीं मिलना चाहिए। यहाँ दारू का ठेका खुला हुआ है? खुलना चाहिए। अच्छा, खुलना नहीं चाहिए। हाँ बिल्कुल भी। हमारी ग्राम पंचायत से हटा दिया जाए। गढ़वाला में दारू का ठेका बिल्कुल रद्द किया जाए। यहाँ पे हम सभी एकत्रित इसलिए हुए हैं, यहाँ पे शराब का ठेका है, उसको बंद कराने के लिए हम सब लोग एकजुट हुए हैं। क्यों बंद कराना चाह रहे हैं? इसलिए बंद कराना चाह रहे हैं कि दारू पीकर लोग, आदमी के मतलब औरतों के बेटे, पति, सब लोग पे महिलाओं पे उत्पीड़न कर रहे हैं। और हम सुबह उठते हैं, हमें उठते ही सीधे गालियाँ सुननी पड़ती है, क्योंकि आदमी लोग सुबह से ही लाइन लगा देते हैं दारू पीकर। ये इसीलिए हुए हैं कि हमारे गांव का भविष्य खराब हो रहा है, हमारे आने वाले बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है कि सुबह उठ के लोग दारू का कुल्ला करते हैं। हम माननीय मुख्यमंत्री जी से ये अनुरोध कर रही हूँ कि इस चीज को हटा के यहाँ से फेंका जाए। मुगल सराय के काली महाल चतुर्भुजपुर मार्ग पर शराब दुकान खोलने पर महिलाएं उग्र हो गईं। उन्होंने झाड़ू लेकर सड़क पर बैठकर प्रशासन को चेतावनी दी। महिलाओं का आरोप है कि शराबियों का जमावड़ा महिलाओं की सुरक्षा के लिए खतरा बन रहा है। मोहल्ला शिवगढ़ी में सैकड़ों महिलाओं ने शराब ठेका के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। महिलाओं का कहना है कि शराब के कारण घरेलू हिंसा, छेड़छाड़ और बच्चों के भविष्य पर नकारात्मक असर पड़ रहा है। ऐसे में आबादी वाले इलाकों में शराब के ठेकों को फौरन बंद किया जाए। आम आदमी पार्टी ने शराब घोटालों के खिलाफ प्रदर्शन किया और शराब के प्रचार पर रोक लगाने की मांग की। इसके अलावा व्यापारी भी धार्मिक स्थलों के पास शराब दुकानों के खिलाफ विरोध कर रहे हैं। शराब की दुकान हटाने को लेकर महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भी प्रदर्शन किया। विद्यालय के पास शराब की दुकान के संचालन को लेकर विरोध जताया। विद्यालय से निकलने वाली छात्राओं पर शराबियों द्वारा कमेंटबाजी करने, महिलाओं और बेटियों पर कमेंटबाजी से लोग परेशान हैं। जिला आबकारी अधिकारी को ज्ञापन देकर ठेका हटाने की मांग की। आज आप लोग जो है आबकारी विभाग के जो है प्रदर्शन कर रही हैं, क्या मांगे हैं आप लोगों की? आबकारी विभाग से पहले भी एप्लीकेशन और चिट्ठी, तमाम चिट्ठियाँ लिख के भेजी गई थी। पिछली बार जब ठेका हुआ था उस समय ही प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, आबकारी विभाग, डीएम, एसपी सारे लोगों को पत्र द्वारा सूचना दी गई थी कि जहाँ पे ठेका है, जहाँ पे दुकान है, वो दुकान घनी बस्ती और 2-3 विद्यालय उसके एवज में आते हैं। उस दुकान से जो विद्यालय में पढ़ने वाली बच्चियां हैं उनको बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। वहाँ जो शराब पीते हैं व्यक्ति लड़कियों के साथ कमेंटबाजी करते हैं और घनी बस्तियां होने के वजह से वो शराब पी के अन्य घरों में घुसने की कोशिश करते हैं। उससे महिलाएं काफ़ी परेशान हैं। हम लोगों की मांग है कि उस शराब के ठेके को वहाँ से दूर हटाया जाए ताकि आम जनमानस को परेशानियों का सामना न करना पड़े। शराब ठेकों के विरोध प्रदर्शन में मुख्य रूप से महिलाएं हैं और स्थानीय निवासी शामिल हैं, जो शराब ठेकों को हटाने की मांग कर रहे हैं। शराबियों और शराब ठेकों के खिलाफ लोग जागरूक हैं और प्रशासन से ठोस कदम उठाने की मांग कर रहे हैं। महिलाएं और स्थानीय निवासी अपने अधिकारों के लिए लड़ते हुए और प्रशासन से मांग कर रहे हैं। सवाल है कि नियमों के विरुद्ध खुलने वाले शराब ठेकों पर आखिर ताला कब लगेगा। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। अब रुक करते हैं अगली अहम खबर का। मंगलौर से अगली अहम खबर, जहां संसद में वक्फ बोर्ड बिल
पेश होने का विरोध हुआ है। मुस्लिम समाज के लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया है। मंगलौर में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने प्रदर्शन किया है। प्रदेश वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष सादाब शम्स का मुस्लिम समाज के लोगों ने विरोध किया है, क्योंकि सादाब शम्स के द्वारा इस बिल का समर्थन किया गया। इस बिल में संशोधन के बाद पास होने के बाद सादाब शम्स ने कहा कि इस बिल से मुस्लिम समाज का भला होगा, गरीब मुस्लिम को इसका फायदा मिलेगा, और अब मुस्लिम समाज के लोगों ने सादाब शम्स का विरोध किया है। मदरसा बोर्ड अध्यक्ष का पुतला लेकर प्रदर्शन किया है। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हिरासत में इस दौरान लिया। रुक करेंगे अगली अहम खबर का। खबर नैनीताल से, जहां पर्यटन सीजन के दौरान अक्सर सरोवर नगरी नैनीताल में लगने वाले जाम के झाम से मुक्ति दिलाने का सुगम यातायात को लेकर आज संयुक्त मजिस्ट्रेट वरुण अग्रवाल ने पुलिस पर्यटन होटल एसोसिएशन सहित विभिन्न स्टेक होल्डर्स के साथ बैठक कर सुझाव लिए। बैठक में स्टेक होल्डरों द्वारा प्रशासन से नगर को जाम मुक्त कराने का आग्रह किया गया। बैठक के बाद संयुक्त मजिस्ट्रेट वरुण अग्रवाल ने कहा कि नगर में सुगम यातायात के उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए आदेश के क्रम में नैनीताल में पार्किंग फुल होने की दशा में पर्यटन सीजन के दौरान पर्यटक वाहनों को नगर के बाहर रूसी बाईपास और नारायण नगर में पार्क कर शटल सेवा के माध्यम से उनके गंतव्य स्थानों में भेजा जाएगा, जबकि नैनीताल में पार्किंग युक्त होटलों में बुकिंग कर आने वाले आपको बता दें पर्यटक वाहनों को नगर में प्रवेश करने दिया जाएगा। कि नैनीताल में ट्रैफिक की समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, उसको लेके हाईकोर्ट के भी स्ट्रिक्ट निर्देश हैं और उसी के संबंध में एक बैठक रखी गई थी। उसमें सबसे पहले तो शटल सेवा जो हम संचालित कर रहे हैं रूसी बाईपास और नारायण नगर से, वहाँ पे कुछ समस्याएं आ रही थी, उसको लेके हमने निर्देश दिए गए हैं कि उसमें व्यवस्थाएं पूर्ण कर ली जाए। हर वो व्यक्ति जो किसी प्राइवेट व्हीकल से या टैक्सी से आ रहा है जिसकी यहाँ पे होटल बुकिंग है, उसी को हम नैनीताल के अंदर अलाउ करेंगे। उसके अलावा बाकी सब लोग को रूसी बाईपास पर रोक के शटल के माध्यम से यहाँ पे लाया जाएगा या नारायण नगर में। देहरादून के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय सिंह गुरुवार को डोईवाला कोतवाली पहुंचे और कोतवाली परिसर के साथ महिला हेल्प डेस्क, महिला हेल्पलाइन, मालखाने और पुलिस कार्यालय के साथ अस्त्र शस्त्र की भी जांच की। कोतवाली परिसर में खड़े तमाम सीज वाहनों के निस्तारण के निर्देश दिए। एसएसपी अजय सिंह, सीओ डोईवाला कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक इंस्पेक्टर कमल कुमार लुंठी के साथ सभी पुलिस चौकी इंचार्ज और सभी पुलिस उप निरीक्षक पुलिसकर्मियों के साथ बैठक कर उनकी समस्याओं को भी सुना। निरीक्षण है थाना डोईवाला का, और बेसिक जो फोकस रहता है कि जो हमारे थाने का रखरखाव है, रिकॉर्ड्स का रखरखाव है, जो माल खाना है हमारा, या अन्य जो साफ सफाई व्यवस्था रहती है, इसका प्राथमिक रूप से एक निरीक्षण भी किया जाता है जो देखने में संतोषजनक और अच्छा भी है। और बाकी जो हमारे यहाँ पर अधिकारी कर्मचारी हैं, इनसे सभी रिकॉर्ड्स को चेक करने के बाद क्या उसका, क्योंकि आजकल ज़्यादातर रिकॉर्ड्स डिजिटल हो गए हैं फॉर्म में, तो डिजिटल रूप में कितना वो अपलोड हो रहा है, हमारे जितने पोर्टल चल रहे हैं क्या उसके अपडेट है, और साथ ही साथ जो यहाँ पर कर्मचारी नियुक्त हैं उनके कोई समस्या हो तो उसको भी सुन लिया जाता है। तो भी निरीक्षण का पर्पज़ यही है, और अभी तक जो चीज़ें निरीक्षण में पाई गई वो ठीक है, संतोषजनक भी हैं, कुछ चीज़ें अच्छी हैं, कुछ चीज़ें को छोटे छोटे सुधार की आवश्यकता होगी, उसके संबंध में निर्देश इसमें लिखित में दिए जाएंगे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता केदारनाथ विधानसभा से पूर्व विधायक मनोज रावत ने प्रदेश सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि रुद्रप्रयाग जिले के रुद्रपुर गांव में जबरदस्ती गोचर की भूमि पर 220/33 केवी उप संस्थान का निर्माण प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि रुद्रपुर गांव में आज भी 200 से अधिक परिवार रहते हैं जिनके पास करीब 500 से ज़्यादा पशुधन है। इस गाँव में यही एक गोचर भूमि है जिस पर अभी निर्माण कार्य किए जाने पर गोचर के लिए कोई भूमि नहीं बचेगी। यही कारण है कि गांव के लोग भी इसका विरोध कर रहे हैं। देखिए, रुद्रपुर एक छोटा सा गांव है केदारनाथ विधानसभा का, रुद्रप्रयाग जिले का। उस गांव के पास गौचर के नाम पर बहुत छोटी सी भूमि थी, क्योंकि ये चारों तरफ से गांवों से घिरा हुआ गांव है, और उस ज़मीन को ही सरकार के अधिकारियों और कर्मचारियों ने षड्यंत्र करके और फर्जी दस्तावेज बना करके पिटकुल को दे दिया है। और पिटकुल के लोगों ने 18 मार्च को उस स्थल पर कब्जा लेने के लिए पुलिस की सहायता से, स्थानीय प्रशासन की सहायता से बहुत ही ज़्यादा दरिंदगी हमारी महिलाओं के साथ की है। हम इस मामले को कोर्ट में लड़ रहे हैं और इस
मामले को हम उच्चतम न्यायालय तक भी लड़ेंगे और गांव वालों का ये मानना है कि हम अपनी गौचर की और जंगल की भूमि किसी को नहीं दे सकते। तो फिलहाल देश की बात में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।